हेलो, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ये रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। सेकेंड लेक्चर जो इसका आएगा वहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और थर्ड लेक्चर जो इसका आएगा वहाँ पे हम लोग जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो तीनों वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर जीवन में कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अगर इसके नाम को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों मर्ज हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के नाम को मिलाकर हमने टर्म दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हों। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये इसका जो बेसिक डेफिनेशन है जो हर जगह आपको दिख जाएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हों, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो डेफिनेशंस वाली बात हो गई। हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर होता क्या होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टाइम पे। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, दो एटम को पकड़ के लाते हैं और उनके बीच में एक शानदार बॉन्ड बनाते हैं। अब सोचो, जब दो एटम को आप पकड़ कर ला रहे होगे तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि दोनों एटम एक जैसे हों, आइडेंटिकल एटम हों, या फिर हो सकता है कि दोनों एटम अलग अलग हों। तो दोनों केस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला केस हम लोग लेते हैं कि जो दो एटम हम बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं। तो केस वन की बात करते हैं। केस वन, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम। जैसे H2Cl2, इसमें क्या देखिएगा, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं। एग्जाम्पल की बात करें H2, इसमें आपको क्या दिखेगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि अगर दोनों एटम सेम हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और हम जिस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इसको याद रखिएगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलो बंधु कि मैं एक एटम हूँ, तो मैं एटम हूँ तो मेरे सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पॉजिटिव होने की वजह से मैं इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। तो कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, और कितने स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट करेगा ये बताएगी उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर कोई एटम बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है। तो हम जिस प्रॉपर्टी को कंपेयर करा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब सोचो, अगर दोनों एटम हमारे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम आने वाली है। जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी होगी। तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि जब आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है ज़ीरो होगा। ऐसा सोचो ना, आप दो बिल्डिंग के हाइट को कंपेयर करानी है, लेकिन दोनों बिल्डिंग की हाइट अगर एक जैसी है तो आप क्या बोलोगे, दोनों बिल्डिंग के बीच के हाइट में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो दो एटम है वो दोनों सेम है। सेम होने का मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस कितना आ जाएगा, ज़ीरो। अब सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा है, ये भी उसको उतनी ही पावर से खींच रहा है जितनी पावर से ये खींच रहा है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो अपन याद रखेंगे, bonded electron are uniformly distributed। जब दो आइडेंटिकल एटम आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। और जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसका मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का कि जैसे देखो, एक हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, और ये हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखाता हूँ, तो आपको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। और अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज कितना आएगा, ज़ीरो।
इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई नहीं है तो चार्ज कितना रहेगा, इस पर भी ज़ीरो रहेगा, इस पर भी ज़ीरो रहेगा। तो केस 1 हम पढ़ रहे थे जहाँ पे हमने पाया कि जब दो एक जैसे एटम का बॉन्ड हम बनाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है 0, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली बटे होते हैं, तो चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तब है जब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनाए। तो हम लोग केस सेकंड लेते हैं। हम लोग लेते हैं केस सेकंड। अब क्या करते हैं, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो दोनों अलग अलग एटम है, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है। अब इससे क्या होगा, दोनों में से कोई एक होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और कोई एक होगा जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अब सोचो, इलेक्ट्रोनिगेटिव जो ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि किसी एक का ज़्यादा होगा, किसी एक का कम होगा। जैसे इसमें मैं बताऊँ, क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है ये कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पे हम पाएंगे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। देखिए बंधु, ऐसा है कि जब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगी, एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है HCl का, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन जो है हमारा वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगी और हाइड्रोजन की तरफ कम रहेगी। तो यहाँ पे सोचो कुछ ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, मान के चलो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और ये होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप नोटिस करोगे तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा और इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। तो जैसे ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज फॉर्म हो जाएगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ मिलेगी, जब दो अलग अलग एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा उसकी तरफ जाएगी। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जाएगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूर जा रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, एक टर्म है उसको। ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the charge formed on atom is called as its
ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी दो अलग अलग एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग जानते हैं इसके हिसाब से रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकती है, उसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, अब हम लोग लिख लेते हैं किसको, रेडॉक्स रिएक्शन को। ऐसा लिखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू स्पेसीज। तो आपसे पूछे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो बोलिएगा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दो स्पेसीज के बीच में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होंगे और पास किसके जा रहे होंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सोचो, जब भी ऐसा होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द chemical reaction in which oxidation state of reactant changed। एक बार फिर से समअप कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की, नाम से क्लियर है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही होती है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको समझने के लिए हमने दो अलग अलग कंडीशन ली। पहला कंडीशन लिया जब दो सेम एटम के बीच में हमने बॉन्ड बनाया। चूँकि एटम हमारे सेम थे तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहने के कारण इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं और किसी भी तरह के चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बनाया, उसमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट करेगी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस चार्ज को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। और रेडॉक्स रिएक्शन याद रखिए कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन का दो स्पेसीज के बीच में, ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। या फिर इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आते हैं, इसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं दो तरह के, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन को, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो पहला बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। इसके ए में याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मानो कि मैं अगर एक एटम हूं और मैं इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता दिख जाए, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बी में याद रखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझ में आप ऑक्सीजन ला के जोड़ दो, इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी एटम में, स्पेसीज में ऑक्सीजन अगर आपको जुड़ता दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और जो सी इंपॉर्टेंट है वो ये है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तीन बेसिक हैं। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बेसिस पे भी करते हैं, लेकिन उसको रहने देते हैं। ये तीन मेन है। पहला, जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस होता दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। दूसरा, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है किसी भी स्पीसीज़ में, इसका मतलब वहाँ पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। और तीसरा, कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी भी स्पीसीज़ से, एटम से, इसका मतलब वहाँ पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर है। अब देखते हैं रिडक्शन को कैसे पहचानोगे। रिडक्शन के लिए दूसरा है रिडक्शन, इसके लिए ए में याद रखिए, ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें याद रखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको बढ़ती दिखेगी, जनरली एटम जो होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही उनके अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र तो आप नहीं करा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तब उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन अगर कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे क्लोरीन है, वो एक उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो शुरू में उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 से बढ़ के हो जाएगी 18। तो हम कहेंगे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इसका मतलब क्लोरीन के अंदर क्या हुआ, रिडक्शन हो। तो कहीं पे भी आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। बी में याद रखिए वहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन था। यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी आपको दिखे किसी एटम से, स्पीशीज से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा। और सी में इंपॉर्टेंट याद रखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडेशन में है इसका ठीक उल्टा किसके अंदर दिखेगा आपको, रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में याद रखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में याद रखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में याद रखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे हाइड्रोजन के लिए वहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए आप 3 पैरामीटर को यूज़ करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, दूसरा ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र एंड तीसरा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो वो रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन में याद रखिए अगर किसी में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, और किसी से ऑक्सीजन टूट के अलग हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रिडक्शन हो रही है। ऐसे हाइड्रोजन का याद रखिए अगर किसी के अंदर से हाइड्रोजन टूट कर अलग हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, और वही हाइड्रोजन किसी के अंदर जुट रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रिडक्शन हो रही है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल को देख के आप बताइए मेरे को कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। एग्जाम्पल ए में, जैसे मैं लेता हूँ सोडियम, इससे हमने बनाया है Na+ और साथ में इलेक्ट्रॉन। बी में ले लेते हैं 2Cl-, इससे बना लेते हैं Cl2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। सी में ले लेते हैं Cl2 और इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, बन जाएगा हमारे पास 2Cl-। डी में ले लेते हैं सल्फ़र में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और S2- बना लेते हैं। उसके बाद ई में ले लेते हैं अपन Sn2+ में Sn4+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा देते हैं। F में अपन कर लेते हैं Fe2+ से पहुंच जाते हैं Fe3+ पे और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेते हैं। एक और ले लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल को देख के मुझे बताइए, जैसे हम लोग क्या करेंगे एक एक करके चेक करते हैं। सोडियम प्लस चार्ज आने का मतलब है, देखो कोई भी एटम जो है ना, एटम इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो बनाएगा कैटायन, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो बनाएगा एनायन। जैसे कि देखो अगर कोई ए है, एटम है, ये क्या करता है, A+ बनाता है, तो ये हमारा कहलाएगा कैटायन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया। लेकिन यही एटम अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले तो ये बनाएगा क्या चीज़, एनायन। क्लियर। तो जहाँ पे कैटायन बनता दिख जाए इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ पे एनायन बनता दिख जाए इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो सोडियम क्या कर रहा है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे देखिए 2Cl- है और यहाँ पे क्लोरीन हो गया। यहाँ पर जो क्लोरीन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ है, एनायन का फॉर्मेशन कर रखा था और उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, लॉस किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये भी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। इसको देखो आप, यहाँ पे न्यूट्रल क्लोरीन है और इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने क्या बनाया है, एनायन बनाया है। जब भी एनायन का फॉर्मेशन होता है इसका मतलब ये रिडक्शन की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस है। अगला को चेक करो, सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन आप खाना खिला रहे हो, इसका मतलब सल्फर के अंदर भी क्या होगा, रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो रिडक्शन होगा। इसको देखो Sn2+ और Sn4+, इसको चेक करते हैं। Sn2+ कहने का मतलब है कि यहाँ पे Sn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है,
SN4+ कहने का मतलब है कि यहाँ पे SN 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पड़ेंगे। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे Fe2+ से किस पे पहुँचा है? Fe3+ पे पहुँचा है। Fe2+ कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, Fe3+ कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो Fe को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करने पड़ेंगे। लॉस करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये भी कैसी प्रोसेस हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। इसको चेक कीजिए, यहाँ पे Sb+5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे Sb+3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे Sb ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं और यहाँ पे कितने लॉस कर रखे हैं? 3। इसका मतलब बीच में उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, जिसकी वजह से उसका लॉस 5 से घट के कितने पे आके रुका है? 3 पे आके रुका है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, बहुत ही आसान है। इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो ये है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता दिख जा रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता दिख जा रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन कर रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू चेक करते हैं। जिंक ऑक्साइड लेते हैं हम लोग और कार्बन मिलाते हैं, इससे जिंक बनेगा और कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं जिंक और यहाँ लिख लेते हैं कार्बन। अब सोचो, यहाँ पे जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ पे जिंक कैसा है? अकेला है। इसका मतलब जिंक से ऑक्सीजन क्या हुआ है? अलग हुआ है। और जब ऑक्सीजन अलग होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का अलग हो जाना रिडक्शन है। तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हुआ है, तभी तो जिंक यहाँ अकेला बैठा है। इसका मतलब जिंक के अंदर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और ये ऑक्सीजन फिर किसको मिल गया? कार्बन को। क्योंकि यहाँ देखो कार्बन अकेला बैठा था और यहाँ कार्बन किसके साथ बैठा है? ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल के किसको मिला? कार्बन को। और जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका मतलब कार्बन के अंदर हो गया है ऑक्सीडेशन। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।